अभी हम लोग संधि चैप्टर को एक बार समझेंगे। ऑलरेडी मैंने क्लास में समझा दिया है, लेकिन फिर एक बार आप लोगों की सहूलियत को ध्यान में रख करके मैं इसे तैयार कर रही हूँ ताकि दिक्कत ना हो। अगर किसी को क्लास में समझ में नहीं आया है तो इसको देख करके समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम संधि का अर्थ जानेंगे। संधि का मतलब होता है मिलना या योग, जिसको कहते हैं मेल हुआ, योग हुआ या फिर जुड़ना। तो संधि में हम देखते हैं कि दो शब्द आपस में जुड़ करके नया शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे जब दो शब्द जुड़ते हैं तो पहले वाले शब्द का जो अंतिम वर्ण होता है और दूसरे वाले शब्द का पहला वर्ण जो होता है वो आपस में जुड़ता है और जुड़ करके दोनों में परिवर्तन उत्पन्न होता है और उसी परिवर्तन को हम संधि के रूप में जानते हैं। यानी जो मेल होता है उसे हम संधि कहते हैं। अब संधि को हम दो भागों में यानी दो भेदों में हम बांट देते हैं। पहला है स्वर संधि और दूसरा हमारा व्यंजन संधि है। तीसरा एक होता है विसर्ग संधि। यानी यहाँ टोटल हमारा 3 भेद होता है। ये तीसरा वाला आ जाएगा हमारा, ये विसर्ग संधि। तो अभी हम लोग सिर्फ ध्यान रखेंगे कि पहले वाला में जैसा कि नाम है, मैं सबका पहले एक बार परिचय दे दूंगी। जैसा कि नाम से हमें सुनाई पड़ रहा है स्वर संधि। स्वर संधि में हम देखेंगे कि दोनों ही ओर, यानी पहले शब्द के अंत में और दूसरे शब्द के शुरुआत में स्वर होंगे और स्वर का स्वर से मेल होगा। यानी दोनों ओर स्वर रहेंगे और उनका आपस में मेल हो जाएगा। तो जब स्वर का मेल होगा उसे हम स्वर संधि कहेंगे। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं, दूसरा वाला है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि उस संधि को कहेंगे कि जहाँ पर एक तरफ व्यंजन हो और दूसरी तरफ स्वर हो, या फिर दोनों ही ओर व्यंजन रहेगा। तो जब व्यंजन का व्यंजन से मेल हो या व्यंजन का स्वर से मेल हो, दोनों ही स्थिति में कोई भी एक तरफ अगर शब्द में व्यंजन आता है तो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। और लास्ट में हमारा विसर्ग है। यानी विसर्ग संधि जिन शब्दों में विसर्ग होता है और जब उनमें आपस में मेल होता है तो उस परिवर्तन को हम विसर्ग संधि में रखते हैं। तो अभी हम लोग सबसे पहले स्वर संधि को उठाएंगे। अब स्वर संधि में जब हम आते हैं तो यहाँ हम देखेंगे कि इसके 5 यहाँ हम देख रहे हैं कि इसमें 5 भेद हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा हमारा हो जाता है स्वर संधि में, अब फिर जब हम दूसरा हो जाता है गुण संधि, तीसरा हमारा हो जाता है वृद्धि संधि, चौथा हमने देखा यहाँ यण संधि और 5वां हम देख लेंगे अयादि संधि। यानी स्वर संधि के 5 भेद हैं। यानी 5 तरीके से इसके नियम आते हैं कि किस तरह से ये स्वर का स्वर से आपस में मिलन होगा। तो पहला स्वर संधि का जो पहला भेद है वो दीर्घ संधि है। जैसा कि दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, तो इसमें हम देखेंगे कि जितना भी परिवर्तन होगा हमेशा बड़ी वाली मात्रा जो भी वहाँ पर रहेगी अपनी बड़ी वाली मात्रा में बदल जाएगी। और
इसको हम लोग सबसे पहले आसान तरीके से याद करने के लिए यहाँ मैंने ऊपर में स्वरों को यहाँ पे लिखा है। अ से लेकर के पूरा अह तक का स्वर मैंने दिया है। अब इसको आसानी से याद करने के लिए हम याद रखेंगे दीर्घ संधि में ये अ, आ, ई यानी ह्रस्व ई है, दीर्घ ई है, ह्रस्व उ और दीर्घ उ, ये 6 इसमें शामिल होते हैं। यानी दीर्घ संधि में इन 6 के बारे में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से मेल होगा। यहाँ हम देख रहे हैं जब पहला नियम दीर्घ संधि का पहला नियम है अ या आ पहले शब्द में रहेगा और दूसरे शब्द में भी अ या आ आएगा। तो यहाँ अ और आ में आ बड़ी मात्रा है तो ये अपने नाम के अनुसार ही बड़ी वाली मात्रा में बदल जाएगा। यानी दोनों में से कोई भी एक तरफ अगर ये अ या आ आता है तो दोनों ही शब्दों में से किसी भी ओर अ या आ आए ये आ में ही बदलेगा। उसी तरह से हम यहाँ देखेंगे कि ई और दीर्घ ई चाहे ह्रस्व ई हो या दीर्घ ई हो और दूसरी तरफ भी ह्रस्व ई हो या दीर्घ ई हो, ये अपने नाम के अनुसार किस में आ जाएगा, बड़ी वाली यानी दीर्घ ई में ही बदल जाएगा। उसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देख रहे हैं ह्रस्व उ और दीर्घ उ और ये जुड़ता है फिर से ये ह्रस्व उ और दीर्घ उ में। तो जुड़ने के बाद जो बदला हुआ रूप आएगा वो हमारा दीर्घ उ में ही आएगा। तो इन बातों को हम ध्यान में रख लेंगे। दूसरा एक चीज़ और इस नियम को करते समय एक चीज़ और ध्यान रखना कि यहाँ ये अपने ही में यानी अपने समान ही दूसरे वाले मात्रा से जुड़ रहा है। यानी दोनों तरफ समान मात्रा है। अ है तो अ है, आ है तो अ या आ में ही जुड़ेगा। यानी चाहे तो छोटा रूप में जुड़ेगा या बड़े रूप में जुड़ेगा, लेकिन अ और आ आपस में मिलेंगे। उसी तरह से ह्रस्व ई है तो ये ही अपने ही समान ह्रस्व ई और दीर्घ ई में ही यानी समान मात्रा में ही अपना ये जुड़ रहा है। नीचे भी हम देख रहे हैं कि ऊ है तो ऊ से ही मेल हो रहा है। यानी तो यहाँ पे दीर्घ संधि में ध्यान 2-3 बातों का रखना है। पहला तो ये 6 हमेशा ये 6 वर्ण इसमें शामिल होते हैं। बदलाव हमेशा बड़ी वाली मात्रा में होता है यानी जो बड़ा होगा। और तीसरा कि ये आपस में अपने ही समान वाले वर्ण से जुड़ते हैं। तो ये हमारा दीर्घ संधि का ये नियम था। अब दूसरी तरफ जब हम नीचे आ रहे हैं, दूसरा हम देख रहे हैं गुण संधि। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गुण संधि में पहला नियम है अ या आ। यहाँ भी आरंभ यानी पहले वाले शब्द में सभी जगह अ या आ ही रहेगा, लेकिन पीछे वाला जो रूप है, पीछे वाला दीर्घ ई या ह्रस्व ई या दीर्घ ई है। यहाँ ह्रस्व उ या दीर्घ उ है या री है। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि इसको समझने के लिए, गुण संधि को समझने के लिए हम अ और आ को छोड़ देंगे, क्योंकि ये हमारा पहले वाले शब्द में आ रहा है, पहले शब्द के अंत में। तो ये अ और आ आगे रहेगा, लेकिन पीछे की ओर गुण संधि में ई से लेकर के यहाँ री तक यानी ये 5 ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ और री, ये 5 गुण संधि में आ जाते हैं और ये ही अ और आ से जुड़ेंगे। जुड़ने के बाद ये परिवर्तित रूप इनका हम देख लेते हैं। तो यहाँ ई के संग अगर जुड़ता है तो ए में बदल जाएगा, उ के संग अगर जुड़ेगा तो ओ में बदलाव होगा, और जब री के संग जुड़ेगा तो यहाँ अर में बदल जाएगा। इसको हम लोग नीचे अभी हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पे गुण संधि अगर हम आते हैं, यहाँ हम लोग देख रहे हैं गुण संधि, ये अ और आ है तो अ होगा या आ शुरू वाले शब्द में, लेकिन पीछे अगर ई है, दोनों में से कोई भी ई,
तो ये ए में बदलेगा। अ और आ अगर ऊ से जुड़ रहा है तो चाहे वो कोई भी छोटा ऊ हो या दीर्घ हो, दोनों में मेल होने पर ये ओ में बदलेगा। और अगर ये अ और आ री से मिलेगा तो अर में बदलेगा। तो ये हमारा 3 नियम इसका है गुण संधि का। इसमें हम लोग ने ध्यान दिया कि आगे हमेशा अ और आ है और पीछे ई से लेकर के री तक का मात्रा अपने अनुसार ए, ओ और अर में बदल जाता है। अब हम लोग इसके नीचे आ जाते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में हम यहाँ फिर से देख लेंगे ऊपर। वृद्धि संधि आगे वैसे ही अ और आ ही रहेगा, लेकिन अब इसको छोड़ करके, यानी यहाँ तक का हम लोगों ने गुण संधि में कर लिया है। अब इसके आगे ए, ओ और औ ये 4 रहेंगे, ये वृद्धि संधि में आएंगे और इनका मेल जो है अ और आ से होगा। तो शुरू में अ और आ पहले वाले शब्द में रहेंगे और पीछे की तरफ ए, ओ या औ, ये चारों में से कोई भी एक आएगा। और यहाँ भी हम देखते हैं वृद्धि का मतलब होता है बड़ा, तो इसमें भी हमेशा बड़े वाली मात्रा में बदलेगा। यानी ए और ए में बड़ा यहाँ पर हो गया ए, तो बदलाव जो होगा ए के संग अ और आ अगर ए के संग मिलता है या ए के संग मिलता है, हमेशा बदलाव ए में रहेगा, ए में होगा। उसी तरह से अ और आ चाहे ओ से मिले या औ से मिले, बदलाव हमेशा औ में होगा। तो ये जो बड़ा है यानी ए और औ, ये दोनों में बदलाव होगा। तो अब हम लोग यहाँ नीचे हम लोग देख लेते हैं वृद्धि संधि। यहाँ क्लियर है, अ है, अ या आ ए और ए के संग मिल रहा है तो ए आ रहा है बदलने के बाद। अ और आ ओ या औ के संग मिल रहा है तो भी औ आ रहा है, यानी ये अपनी बड़ी मात्रा में बदल रहा है। तो ये हमारा वृद्धि संधि। इस तरह से अगर आप पाठ करके समझेंगे, समझ करके पढ़ना ज़्यादा आसान होगा, अच्छी तरह से ये याद हो पाएगा इस तरह से। अब हम लोग 4th वाला हम लोग ले लेंगे, यानी स्वर संधि का चौथा जो है भेद वो यण संधि का है। यण संधि यहाँ हम लोग नीचे देख लेते हैं। अभी हम लोगों ने देखा था यण संधि में अब अ और आ को छोड़ देना है, अ और आ इसमें नहीं आएगा। यहाँ से अब हम उठाएंगे ई, दीर्घी, ऊ, दीर्घु और री, ये पांचों यण संधि में आएंगे, ये आगे की तरफ रहेंगे। यानी अभी गुण संधि में ये पीछे थे, लेकिन ये यण संधि में ये आगे की ओर रहेंगे, यानी पहले शब्द के अंत में रहेंगे। और ये किसी दूसरे स्वर के साथ अपना मेल करते हैं, तब ये यण संधि जो भी बदलाव होगा वो यण संधि कहलाएगा। तो अब हम जब देखेंगे कि ई या दीर्घी अगर कोई दूसरे यानी अपने स्वर को छोड़ करके, यानी ई को छोड़ करके अ के संग या आ के संग, ऊ या री के संग, किसी के संग भी अगर मेल करता है तो, या ए के संग मेल करता है, तो उसका जो रूप है वो या तो ये ई जो है य में बदल जाएगा, या अगर आकार के संग मिलेगा तो या हो जाएगा। अगर ऊ के संग मिलता है ई तो ये यू हो जाएगा, और अगर री के संग मिलेगा, ए के संग अगर मिलेगा तो ये हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये हमारा यहाँ पर नीचे मैं इसको आ रही हूँ, अच्छे से क्लियरली आप समझ पाएंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं यण संधि में आगे की ओर अगर ई है तो, और इसका मेल जो है अपने को छोड़ करके कोई भी अन्य स्वर के संग हो रहा है तो ये य में बदलेगा।
अब इसमें मात्रा उसके हिसाब से अगर आ के संग मिलेगा तो या हो जाएगा, लेकिन शब्द य ही रहेगा, है ना। वर्ण तुम्हारा य में ही बदलाव आएगा और मात्रा के अनुसार अपना ये य आकार हो गया, ऊ हो गया या ये हो गया। उसी तरह से यहाँ पर अगर ऊ अन्य स्वर के संग मिलेगा तो ये व में बदल जाएगा, और री जब किसी अन्य यानी अपने को छोड़ करके कोई भी दूसरा स्वर के संग मिलता है तो ये र में बदल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि यहाँ ई, ऊ और री तक का है, यण संधि में हम लोग रखेंगे आगे की ओर, और इसका मेल अपने आप को छोड़ करके कोई भी दूसरा स्वर के संग हो रहा है। तो ई य में बदलता है, ऊ व में बदलता है और री र में बदलता है। अब हम लोग आ जाते हैं, नेक्स्ट वाला है अयादि संधि। तो इसको देखने के लिए अयादि संधि, यहाँ तक अब हम लोग यण संधि में री तक हम लोग ने लिया था। अब इसके आगे ए ओ और औ, ये वृद्धि संधि में पीछे की ओर थे, लेकिन यहाँ अयादि संधि में ये चारों आगे की ओर रहेंगे और अन्य स्वर के साथ यानी अपने आप को छोड़कर किसी दूसरे स्वर के साथ ये मेल करेंगे। तो उसे हम जो भी बदलाव आएगा उसको अयादि संधि कहेंगे। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं आगे की ओर। अयादि संधि ए पहला है, ए या ए अगर आता है और उसके साथ अगर अन्य स्वर दूसरी ओर रहता है तो ये बदलाव किस में हो गया, अय में बदल जाएगा, अय या आय। अय, आय या आई। उसी तरह से सेकंड वाला हम लोग ले रहे हैं, ओ या औ आगे आता है लेकिन पीछे कोई भी अन्य स्वर के साथ जुड़ता है तो इसका बदलाव हो जाएगा औ, आव या आवी में। तो इस तरह से पढ़ने में आसान होगा, आप लोगों को समझना आसान है। एक बार अगर समझ लेंगे तो फिर चैप्टर आसानी से याद हो जाएगा। तो इसको मैं अगले क्लास में हम लोग आगे वाला यानी व्यंजन और विसर्ग जब करेंगे उसके बाद फिर हम लोग इसको देखेंगे। बाय।